राजस्थान तक के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। बात करूंगा आज रमजान के समय होली के पर्व पर। जब बात होनी चाहिए खुशी की, भाईचारे की, तब उस समय में जंग की बातें हो रही हैं। बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, बात करूंगा कांग्रेस के बारे में, बात करूंगा राजस्थान में जर्जर पड़े स्कूलों के बारे में, और बात करूंगा कि क्या अगर कोई आम आदमी के साथ मारपीट हो और अगर वही चीज किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो, किसी वीआईपी के साथ हो, तो क्या नजरिया एक जैसा रहता है। देखिए, जंग जो है वो जारी है, महायुद्ध जो है वो चल रहा है, और ये युद्ध कब जाकर खत्म होगा अब तो शायद खुद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं, जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, लग नहीं रहा कि बहुत जल्द ये माहौल जो है जंग वाला, ये हवा में, फिजा में जिस प्रकार से जहर घुल चुका है, जिस तरह से जंग जो है वो तेज हो चुकी है, कोई बहुत जल्द जंग थमने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में के साथ बातचीत के बारे में विवरण दिया है। लिखा है कि टेलीफोन कॉल पर उनसे डिस्कस हुई है जो रीजनल सिचुएशन है, पर जिस तरह से अयतुल्ला खमेनी, सुप्रीम लीडर ईरान की हत्या की गई है, उसको लेकर कांग्रेस अनइक्विवोकल स्टैंड ले रहा है। उसने कहा है कि ये उसको वो अनइक्विवोकली कंडेम कर रहा है। एक देश के अंदर घुसकर जिस तरह से विदेशी ताकतों ने हमला करके अयतुल्ला खमेनी को, न केवल अयतुल्ला खमेनी को, बट ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसका खात्मा की बात सामने आ रही है। क्या वो किसी तरह से जायज ठहराया जा सकता है उन हालातों में कि जब ना तो अमेरिकन कांग्रेस, यूएस कांग्रेस द्वारा इस प्रकार का हमला किसी प्रकार से सैंक्शन किया गया था, किसी प्रकार से अप्रूव किया गया था, और जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, कहा जा रहा था कि वार्ता जो है ईरान और वो ताकतें जो कि दूसरी तरफ थी के बीच की वार्ता कहीं ना कहीं सकारात्मक मोड़ जो है वो ले रही थी। ऐसे समय में जिस तरह से हमला किया, क्या उसको एक तरह से धोखा नहीं करार दिया जाएगा? और अगर वो एक तरह से धोखा है, क्या इंडिया की, भारत की सरकार को इसके ऊपर एक अनइक्विवोकल स्टैंड लेना चाहिए या नहीं? ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत तमाम के साथ साथ कई देशों के मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतरकर इस बात का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बारे में मेंशन किया है कि अनइक्विवोकली कंडेम करती है टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खमेनी। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकन राष्ट्रपति अपने लिए नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करते हुए नहीं थकते थे, और जिस तरह से पिछले कुछ समय में पहले वेनेजुएलन लीडरशिप के पीछे वो पड़े, फिर अब जिस तरह से ईरान की टारगेटेड लीडरशिप को टारगेट करके उनका खात्मा किया गया है, एक तरह से रिजीम चेंज करने की कवायद जो है वो जारी है, उसको लेकर जो आवाजें उठ रही हैं, कई सवाल जो है वो बेहद चिंताजनक हैं, बेहद कंसर्निंग है, और उनका जवाब जो है वो होना चाहिए कि क्या अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन राष्ट्रपति केवल ताकत के बूते इस प्रकार की ताकत का मुजाहिरा करते हुए सही ठहराए जा सकते हैं? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये अपना दबदबा दिखाना नहीं है कि जो देश आपके जितने ताकतवर नहीं है उनको आप ताकत के बूते दबा रहे हो, या फिर उनकी लीडरशिप को इस तरह से खात्मा कर रहे हो? अगर ईरान का नेता, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी के खिलाफ जो आरोप लग रहे थे डिक्टेटरशिप के, एट्रोसिटीज के, तो उनको ट्राई किया जाना चाहिए था, यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के नियम कायदों के अंतर्गत ट्राई किया जाना चाहिए था। पर किसी भी देश को अपने आप से यह डिसाइड कर लेना कि वो फलाने देश के अंदर घुसकर इस तरह से उसके लीडरशिप का खात्मा करेगा, ये किसी भी तरह से इन सर्कमस्टांसेस में मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं लग रहा। और उसके खिलाफ भारत की जो लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके ऊपर जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो आरोप लगा रहा है कि वो कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि जो खात्मा किया गया है अयतुल्ला खमेनी का,
उसके विरोध में है क्या भारत सरकार या उसके पक्ष में है? क्या ऐसे कदम पे इजराइल और अमेरिका के साथ में इंडियन लीडरशिप, भाजपा एज अ पार्टी, मोदी एज अ प्रधानमंत्री उसके पक्ष में है या नहीं? और इसमें साफ तौर पर जो दिलेमा है भारत के सरकार का, लीडरशिप का, बीजेपी का, वो नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से जो एक बड़ा वर्ग है, जो मुस्लिम कम्युनिटी का ही नहीं, केवल जो लोग हैं जो कि सोचते हैं कि जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको सस्टेन किया जाना चाहिए, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुलकर इस पूरे मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को, इजरायली लीडरशिप को, बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया है। और इस पूरे मुद्दे पर जो आम लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो फंसे हुए हैं, भले ही वो दुबई में हो, ईरान में हो, उनके साथ क्या गुजर रही होगी? आप सोच कर देखिए कि अगर किसी माँ का बच्चा विदेश में है और वो उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, अगर मान लीजिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से, तो उस माँ के दिल पर क्या हाल गुजर रहा होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर देखिए। क्योंकि माहौल अब ऐसा है, जिस तरह से जंग जो है वो विकराल रूप ले रही थी, कई देश, जिसमें खाड़ी देश भी शामिल हैं, जिन पर ईरान ने हमला किया था, क्योंकि ईरान जो है वो टारगेट कर रहा था जहां जहां अमेरिकन सैन्य बेसिस थे, जहां जहां आसपास के देशों में अमेरिकन प्रेजेंस थी, अमेरिकन सैन्य ठिकाने थे, वहां पर वो उनमें से कईयों को टारगेट कर रहा था। और कई जगहों पर उसने अपनी जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं, अपनी जो वो असला था उसके जरिए बॉम्बिंग की है, और उसमें भी कई लोगों के प्रभावित होने की खबर थी। और साफ तौर पर ये जंग जो है वो कितने और समय चले, जैसा मैंने कहा, अब शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों तरफ से फिलहाल रुकता हुआ कोई लग नहीं रहा। कई भारतीय जो हैं वो दुबई में फंसे हुए थे, वो यूएई में फंसे हुए थे, खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। और अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, कई जो जोधपुर के लोग जो हैं, जो कि मौजूद थे, आप एक बार वो ट्वीट जो है वो दिखाइए, जिसमें साफ तौर पर न केवल वही लोग पर कई अन्य लोग जो कि खाड़ी देशों में किसी काम के लिए या फिर अन्य कारणों से वहां पहुंचे हुए थे। और जब ये एकदम से, क्योंकि माहौल जो है वो एकदम से ऐसा बन गया कि जंग शुरू हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई। और आप देख सकते हैं इसमें अशोक गहलोत ने जो मेंशन किया है, सचिन पायलट ने भी कंसर्न जताया है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट अक्सर एक ही मुद्दे पर अपनी जो कंसर्न है वो जताते हैं। इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कथा के लिए जोधपुर से दुबई गए श्री राम प्रसाद जी महाराज के राम स्नेही संप्रदाय के श्री मनोहर दास जी एवं श्री अमृत राम जी तथा तकरीबन 120 श्रद्धालुओं के खाड़ी में अचानक शुरू हुए युद्ध के चलते वहां फंसने का समाचार बेहद चिंताजनक है। ऐसे माहौल में इनकी स्थिति समझी जा सकती है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से उन्होंने आग्रह किया है कि इन सभी को सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करें। हालांकि दुबई में, यूएई में खतरा जानकारी के मुताबिक उतना ज्यादा नहीं है, परिस्थितियां उतनी ज्यादा खराब नहीं है, पर जो विदेश में लोग फंसे हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार भारत में है, सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उनको इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि माहौल वहां पर क्या बिगड़ सकता है। अगर बिगड़ सकता है तो कितने खराब हालात हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार को कम से कम ये चाहिए कि जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो वापस आना चाहते हैं उनका भारत में सकुशल वापसी, जो इस तरह से फंसे हुए हैं उनकी वापसी जो है वो सुनिश्चित करें। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो, जब से ये ट्रेड डील हुई थी, आपको याद होगा जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात कही जा रही थी, जिस तरह से भारत की सरकार ने श्रेय लेने की कोशिश की, भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, तमाम जो बातें कही गई कि बड़ा एक दाव खेला गया है, बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल की गई है ट्रेड डील के जरिए, तब से कांग्रेस मुखर थी। उसका कहना था कि किसान जो है, सामान्य वर्ग जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, किसान जो है उनको कम्पीट करना पड़ेगा बड़ी भूमि वाले किसानों के साथ अमेरिकन। और ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने मुखर होकर इस बारे में विरोध किया था। और वो विरोध जो है फिर वो बाद में जिस तरह से यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पहुंचे इंटरनेशनल समिट में, वहां पर उन्होंने विरोध जताया, वहां पर उन्होंने जिस तरह से शर्टलेस विरोध किया, गिरफ्तारियां जो हो गई उसके बावजूद कांग्रेस का जो विरोध है वो थमा नहीं है।
अशोक गहलोत ने कल ट्वीट किया, 1 तारीख का ये ट्वीट है, उसमें उन्होंने यूथ कांग्रेस द्वारा जो भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में धरना था उसके बारे में वहां पर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने वहां पर वो शामिल हुए उसके बारे में उन्होंने अपना जो है वो बताया है। और कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट ने आज इंडियन एक्सप्रेस में जो उनका लेख छपा है उसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर उसमें साफ साफ कहा है कि इस डील के जरिए अमेरिका डिक्टेट कर रहा है या डिक्टेट करेगा इंडिया को कि क्या क्या उसमें वो है और अमेरिकन जो कंडीशंस हैं। देखिए ये डील जो है वो अगर भारत के फायदे में नहीं हुई है, जिस तरह से अमेरिकन कोर्ट नहीं, वहां के सुप्रीम कोर्ट नहीं, वहां के जो टैरिफ जो इंपोज किए गए थे वहां के राष्ट्रपति द्वारा उसको अवैध ठहरा दिया, उसको इलीगल ठहरा दिया या उसको गैर कानूनी ठहरा दिया, ऐसे में क्या ये डील फिर से रीनेगोशिएट नहीं होनी चाहिए? क्या इस डील के जरिए भारत सरकार को ये बताना नहीं चाहिए कि किस तरह से यहां के जो लोग हैं उनके जो हित हैं वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं? और कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है जिसकी वजह से भी कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही थी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इस डील के जरिए मिल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो अलग अलग वर्ग हैं उनको किस तरह से यहां पर अगर वो लार्ज क्वांटिटी में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होकर आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी जो बात है जिसको लेकर अमेरिकन न केवल अमेरिका पर जो बड़े बड़े देश हैं वो नजरें गड़ाए रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो बेस है, पॉपुलेशन जो है वो इतनी बड़ी है। देश जो है वो इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, जिसकी वजह से एक लार्ज कंज्यूमर बेस का पोटेंशियल उनको नजर आता है। और ऐसे में अगर यहां पे वो अपना प्रोडक्ट्स जो है वो डंप करते हैं तो यहां की कंपनियों को, यहां के उद्योगों को, यहां के छोटे बड़े किसानों को, यहां के मजले एमएससीज को, जो लघु उद्योग हैं उनको, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको वो किस तरह से इफेक्ट हो सकती हैं? ये सारी जो बातें हैं ये सरकार को सोचनी चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए कि उसका जो परम ध्येय है वो लोगों का किस तरह से भला हो, लोगों के हित जो हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, ये सब देखना होना चाहिए। हालांकि विरोध कांग्रेस का बदस्तूर जारी है, पर उसके चलते क्या डील को रीनेगोशिएट किया जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है फिलहाल। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह से राजस्थान की सरकार की, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय की जो प्राथमिकताएं, भैंस का दूध ज्यादा अच्छा होता है या गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है, क्या ये भरतपुर में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, एक और स्कूल की छत गिर गई राजस्थान में। बड़ा हादसा हो सकता था अगर वहां पर उस समय कक्षा चल रही होती, अगर वहां पर ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद होते, बड़ी संख्या में मौजूद होते यानी कि, पर यहां वहां पर जब छत गिरी तो बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था पहले, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से रह गया। यह आज तक का ट्वीट आप देख सकते हैं, वीडियो भी ये है, ये आप देख सकते हैं। किस तरह से, एक बार ट्वीट पर अगर वापस जा सकें आज तक के, किस तरह से भरभरा कर वो जो छत है वो गिर गई। आप सोच कर देखिए, झालावाड़ के पिंपलोद में जिस प्रकार का मंजर हुआ था, बच्चों की, मासूम बच्चों की जिस तरह से मौतें हुई थी, उसके बावजूद अगर राजस्थान की सरकार नहीं चेती है, उसके बावजूद उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, तो शायद कभी भी समझ नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप ट्वीट में, राजस्थान के भरतपुर जिले का जो नगला भगत गांव है, वहां पर ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय था, जहां पर ये बड़ा हादसा जो है वो होते होते रह गया या टल गया। ये बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये सवाल जो है वो अभी से नहीं खड़े हो रहे, वो जब पिंपलोद का हादसा हुआ था तब से खड़े हो रहे हैं, पर अभी तो मानसून आया भी नहीं है, तब ये हालात अगर पैदा हो रहे हैं या इस प्रकार की हालात हैं, तो सोच कर देखिए किस प्रकार का मंजर, किस तरह का भयावह मंजर हो सकता है, किस तरह से एक डरावनी स्थिति में राजस्थान में बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि क्या अगर एक सरकारी अधिकारी, एक आरटीओ, एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर किसी भी वजह से
किसी एक वीआईपी के बेटे को चांटा मार दे या सर से धक्का मार दे बुरी तरह से, क्या उसके साथ वही होगा जो कि इस व्यक्ति के साथ हुआ, सुरेश बिश्नोई जिसका नाम है। और देखिए किस कदर इसने इस व्यक्ति को टक्कर मारी है। क्या यही वजह है कि ये रसूखदार नहीं है, ये किसी वीआईपी का, किसी मंत्री का बेटा नहीं है, कि इसको लगा कि इसके साथ क्या हो सकता है। और हुआ भी तब, मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ। ये आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रहा है, जिसके दौरान अब ये देखिए, इससे उम्र में कई साल बड़ा लग रहा है इस लड़के से, ये जो अधिकारी है। और जिस तरह से इस वीडियो में इस अधिकारी ने इसको अपने सर से टक्कर मार दी। अगर यही हरकत इसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी होती जो रसूखदार होता, जो कि किसी मंत्री का बेटा तो छोड़िए, वो तो अलग ही, किसी मंत्री का अगर कोई चेला चपाटा भी होता और अगर ऐसी हरकत की होती, तो क्या केवल इस प्रकार की कार्यवाही होती। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा का यह आदेश है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है सुरेश बिश्नोई को नियम 13(1) के तहत निलंबित कर दिया है। और क्या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या कुछ समय बाद वापस तनख्वाह के साथ पूरी बहाल कर दिया जाएगा? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि अक्सर पूर्व में देखा गया है कि जो कार्यवाही होती है वो क्या दिखावा भर होती है, क्या कहने को, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया था। अगर ये कार्यवाही भी नहीं होती तो बड़े सवाल खड़े हो जाते। पर क्या इसी प्रकार की घटिया हरकत ये सुरेश बिश्नोई किसी मंत्री के बेटे, किसी मंत्री के गुर्गे, किसी चेले चपाटे के साथ अगर कर देता, किसी रसूखदार व्यक्ति के करीबी के साथ कर देता, तो भी क्या केवल निलंबन करके सरकारी विभाग मामले को इस तरह से लीपापोती करने की कोशिश करता? ये बड़े सवाल हैं, ये चिंता के सवाल हैं। ये सवाल खड़े करता है कि क्या लोकतंत्र कहने को है, अगर असल में है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, निलंबन नहीं किया जाना चाहिए केवल। राजस्थान तक के सभी दर्शकों को फिलहाल धन्यवाद।